अब इनसे बात करते हैं फिजिकल को लेकर। फिजिकल की तैयारी आपने रिटर्न पास करने के बाद में शुरू किया, एडवांस आपने तैयारी कर रखी थी, इसके बारे में थोड़ा बताइए। बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूँगा, वैसे तो मैंने राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की ट्रेनिंग कर रखी थी, तो फिजिकल के लिए मेरे इतना ज़्यादा इश्यू नहीं था। फिर भी मैंने रिटर्न एग्ज़ाम देने के बाद थोड़ा मैं आश्वस्त हो गया था कि भाई मेरा इसमें फिजिकल होगा, फिजिकल में मेरा सिलेक्शन होगा। तो मैंने 5-10 दिन के बाद में स्टार्ट कर दी थी, और हमारा फिजिकल में हमें टाइम भी काफ़ी मिला था, लगभग 7-8-9 महीने मिले थे। तो फिजिकल के लिए वैसे भी मेरे कोई ज़्यादा समस्या नहीं थी। फिर भी मैंने अपनी तैयारी को फिजिकल के लिए कभी ऐसे ढीला नहीं छोड़ा कि भाई अपन तो वैसे ही फिट हैं, अपने कोई समस्या नहीं है। कि फिर मैं रेगुलर सुबह और शाम मैं ग्राउंड में फिजिकल करने के लिए आता हूँ। ओके, फिजिकल की तैयारी वैसे कोई मुश्किल काम नहीं होता है, और जो बच्चे देखो ऐसा ही बनना चाहते हैं वो फिजिकल ऑलरेडी फिट ही होते हैं, बस थोड़ा सा फोकस करना होता है कि भी कौन कौन से इसमें जो टास्क है वो दिए जाते हैं। अभी जानेंगे इनसे कि फिजिकल में क्या क्या हुआ, स्टेप बाय इनसे जानने की कोशिश करेंगे। पहले क्या हुआ, सेकंड क्या हुआ, किस तरह से इनका फिजिकल लिया गया। जी सर, फिजिकल में ऐसा है कि फिजिकल में 3 इवेंट थे इस बार। 2010 में जो SI की वैकेंसी थी उसमें 5 इवेंट थे, लेकिन इस बार अमेंडमेंट करके 3 इवेंट के थे। इसमें 100 मीटर की रनिंग थी, और चिनअप थी, और लॉन्ग जंप था। उसमें आपको पासिंग मार्क्स लाने थे, यानी कि टोटल 100 नंबर का था फिजिकल, उसमें से 50 नंबर यदि आपके आते हैं तो आप फिजिकल क्वालिफाई। अच्छा, तो इसमें पासिंग मार्क्स तो रखे गए थे, लेकिन क्वालिफाइंग थे वो ऐड नहीं हुए आपके हाँ जी फाइनल सिलेक्शन के अंदर। ठीक है, और ये जो फिजिकल है ये आपका 1 डे हो गया था? 1 डे? हाँ सर, एक दिन में पूरा हो गया था। ठीक है, इसके बाद में आपका आ गया इंटरव्यू, है ना? 3rd स्टेज जो फाइनल था। इंटरव्यू को लेकर तो बहुत सारा हवा रहता है, बहुत सारा डर रहता है कि बच्चे तैयारी कर लेते हैं, फिजिकल कर लेते हैं, जब इंटरव्यू का नंबर आता है तो वो थोड़ा नर्वस हो जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं कि करें क्या, क्या पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा ये डर जो है ये आप निकालने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल सर, मैं इंटरव्यू के बारे में बताना चाहूँगा कि जो इंटरव्यू बोर्ड होता है वो अपने से जनरली वार्तालाप करता है। उसमें कोई आपका क्राइटेरिया डिसाइड नहीं होता कि भाई इससे रिलेटेड पूछेंगे। वो आपकी जो इंटरेस्ट है उसी के हिसाब से आपसे क्वेश्चन करते हैं। जिस सब्जेक्ट में या जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, या आप जिस बैकग्राउंड से आते हैं, उसी से रिलेटेड वो क्वेश्चन करते हैं। और इंटरव्यू तो मुझे ऐसे लगता है कि एक बार जो इंटरव्यू फेस कर लेता है तो उसको ऐसे लगता है कि भाई इंटरव्यू में आपकी मन भावनाएं पूछी जाती है, इसके अलावा कुछ ही नहीं है। आपका कोई ये भी नहीं है कि आपको नॉलेज का, ज्ञान का कोई अथाह भंडार आपके पास होना चाहिए, या कुछ अलग आप में विशेषताएं होनी चाहिए जिससे कि आप इंटरव्यू अच्छा से कर सको। आपको तो क्या है कि कॉन्फिडेंस के साथ जो आपसे सवाल पूछे जाते हैं उनका आराम से, रिलैक्स से, शांत मन से आपको जवाब देना है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये सब चीज़ें जो इन्होंने बताई है ये आपको फॉलो भी करनी है, और आप इंटरव्यू तक पहुँचे, ये हमारी शुभकामनाएं। अब देखिए जो लोग कमेंट कर रहे हैं मैं उनके सवाल ले लेता हूँ। देखिए इनके बारे में परिचय मैं आपको दे देता हूँ। इनका नाम प्रकाश जी बिरड़ा है, और ये बडाबर गांव से बिलोंग करते हैं। सब इंस्पेक्टर बन चुके हैं, और 3rd रैंक इनके आई थी, और अभी इनको ज्वाइनिंग मिलेगी, अभी ज्वाइनिंग मिलना बाकी है। तो ज्वाइनिंग को लेकर क्या कुछ खबर है? जी सर, ज्वाइनिंग के लिए उम्मीद करते हैं कि जल्दी हमें RPF बुला लिया जाएगा ट्रेनिंग के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, और हमारी भी जो शुभकामनाएं हैं वो आपके साथ में हैं। देखिए मैं आप लोगों के सवाल ले लेता हूं जो आप कमेंट में पूछ रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं इनसे पूछूं। सर, आपको पहले से भी बहुत सारे लोग जानते हैं जी, जो खुद भी लिख रहे हैं। जी। देखिए 2 महीने शेष रहे हैं, अब क्या करना है इसके बारे में भी बात करूंगा मैं। थोड़ा सा मैं देख लेता हूं कि क्या क्या आप लोगों ने पूछा है। जी, अध्यापक भी है। अब देखिए इनकी जो जर्नी है वो 2011 में शुरू हुई थी, तो उसके बारे में भी थोड़ा जानते हैं कि 2011 में इनका कांस्टेबल पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन हुआ था। फिर इन्होंने क्या कुछ सोचा उसके बारे में जानते हैं कि SI का फिर कब विचार आया इनके मन में। जी सर, कांस्टेबल में ये है कि भाई हर बेरोजगार युवा चाहता है कि कैसे न कैसे कोई ना कोई नौकरी आती है। कांस्टेबल में, पुलिस में मेरा इंटरेस्ट था शुरू से ही, तो मैंने जो कांस्टेबल की परीक्षा है वो दी, उसमें सिलेक्शन हो गया। उसके बाद जब मैंने ट्रेनिंग करी तब मुझे ऐसे इन स्टार्स की इंपॉर्टेंस पता पड़ी कि भाई 2 स्टार की क्या वैल्यू है, 3 स्टार की क्या वैल्यू है, RPS की क्या वैल्यू है। और मैं तो युवाओं से ये भी कहना चाहूँ, जो परीक्षार्थी हैं उनसे कहना भी चाहूँगा कि आपको SI सेलेक्ट होकर रुकना नहीं है, या SI का पेपर देने के बाद रुकना नहीं है। आपका टारगेट ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि आपके जो माता पिता हैं, आपके जो घर वाले हैं, वो आपसे बहुत उम्मीद लगा के बैठे हैं। तो उनके सपने साकार करना अपने सबका परम कर्तव्य है। तो आपको SI में सिलेक्शन होकर भी रुकना नहीं। जहाँ तक
आप आगे बढ़ सको। मैं भी चाहूँगा कि आप बहुत ऊपर तक जाओ। एसआई पे आपको ये नहीं है कि भाई एसआई के बाद में बस ठीक है एसआई की नौकरी करनी, नहीं, जितनी मेहनत हो सके आगे बढ़ने की आपको करनी भी चाहिए। और मैं भी सर थोड़ी थोड़ी कर रहा हूँ। बिल्कुल, मैं इनकी बात को समझ गया कि मेहनत को छोड़ना नहीं है। अब देखिए, पहले ये कांस्टेबल पोस्ट पे सिलेक्ट हुए तो अगर ये सोच लेते कि नहीं बस ठीक है कांस्टेबल बन के रहना है, लेकिन हुआ क्या कि इन्होंने जब 2 स्टार की इम्पोर्टेंसी को देखा तो इनको भी प्यार हो गया उन 2 सितारों से और फाइनली वो मिल भी गए इनको। अब बात करें कि बाद में इनकी जर्नी रही तो 2 साल आपने कांस्टेबल की पोस्ट पे कार्य किया जी। उसके बाद में आपका सिलेक्शन हो गया टीचर में। कौन सी पोस्ट पे हुआ? तृतीय श्रेणी अध्यापक के रूप में हुआ था सर मेरा 2012 में। ठीक है, सामाजिक विज्ञान के विषय पे हुआ था। सामाजिक विज्ञान पे इनका सिलेक्शन हुआ था विषय में, और उसके बाद में आपने कंटिन्यू टीचिंग का काम करवाया, यानी जो कांस्टेबल की पोस्ट थी वो आपने छोड़ दी? जी जी सर, मैंने वो वहाँ पे रिजाइन करके फिर मैंने जो नई जो जॉब मिली थी मुझे टीचर, उसके रूप में सर मैं अभी तक भी काम कर रहा हूँ। बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे ये जानना चाहते हैं कि ये सर तो पहले से ही टीचर थे तो इनका सिलेक्शन हो गया या 3rd रैंक आ गई, तो ये एक डाउट है इन लोगों का, वो आप ज़रूर थोड़ा सा क्लियर कीजिए कि क्या गवर्नमेंट सर्विस में होना ज़रूरी है 3rd रैंक के लिए या 1st रैंक के लिए, या एसआई या आरएएस में सिलेक्शन पाने के लिए, क्या ऐसा कुछ है? जहाँ तक सर मुझे लगता है कि ऐसे युवाओं की ये धारणा रहती है कि भाई सर्विस लगने के बाद में आदमी का प्रेशर हट जाता है कि भाई अपने को जॉब लगनी है, थोड़ा बेरोजगारी का धब्बा हट जाता है कि भाई थोड़ा टेंशन फ्री होके अपन वो पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन नुकसान भी है दूसरा। आप पहले देखो तो यदि आप गवर्नमेंट सर्विस में लग जाते हो ना तो आपकी टाइम इशू बहुत रहता है, आपको टाइम नहीं मिल पाता है क्योंकि आपको 6 से 8 घंटे ड्यूटी देनी होती है। तो बेरोज़गार रहने का एक थोड़ा सा नुकसान भी है तो फ़ायदा भी है कि आपको टाइम 24 आवर्स आपके हैं। यदि आप पढ़ाई कर रहे हो, यदि आप गवर्नमेंट सर्विस में हो तब आपके सामने समस्या आ सकती है टाइम मैनेजमेंट। तो ये जो युवा सोच रहे हैं कि भाई सर्विस लगने के बाद में थोड़ा ठीक है, थोड़ा सा माइंड यूँ हल्का रहता है कि भाई इकोनॉमिकली थोड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन दूसरी प्रॉब्लम तो आती है टाइम की। और कंपटीशन के लिए क्या चाहिए, सबसे ज़्यादा वैल्यू है जो टाइम की है। तो ये युवाओं से मैं कहना चाहूँगा कि इस भावना को आप दूर करें कि भी सर्विस लगने के बाद आप उच्च रैंक ला सकते हो। बिल्कुल आप अभी भी ला सकते हो, 2 महीने भी मैं कहता हूँ कम नहीं होते हैं। यदि आप प्रॉपर वे में एक रणनीति, विशेष रणनीति बना के आप यदि तैयारी करो तो आपको समस्या नहीं आएगी। और मैं उम्मीद करता हूँ आपका इस बार आगे जब भी इंटरव्यू होगा यहाँ आप रहोगे मेरी जगह। बिल्कुल बिल्कुल, इनकी शुभकामनाएं ये है कि अभी इनका मैं इंटरव्यू ले रहा हूं और इन फ्यूचर आप में से किसी एक स्टूडेंट का इंटरव्यू लूं और एसआई की पोस्ट पे सिलेक्शन होने के बाद, लेकिन इसके लिए जी तोड़कर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एक बात इन्होंने ये डाउट क्लियर कर दिया कि ज़रूरी नहीं है कि पहले से सर्विस में होना ऊंची पोस्ट पर जाने के लिए, ज़रूरी है आपका जुनून और आपकी मेहनत। देखिए, सर्विस लगने के बाद में तो वैसे भी थोड़ा प्रेशर हट जाता है, लेकिन आ भी जाता है कि भी जॉब तो करनी पड़ेगी। अब ये टीचर की पोस्ट पे है तो इनको 6 से 7 घंटे तो स्कूल को देना ही पड़ेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद में तैयारी करना, एक माइंडसेट ये भी होता है कि जॉब लगी हुई यार, छोड़ किताबों को, कौन तैयारी करेगा, बस रहने दो, इतना बहुत है। ऐसा भी होता है, घर वाले भी कहते हैं यार अब तो तेरी जॉब लगी है, अब किताबें पढ़कर क्या करना है। आस पड़ोस के दोस्त भी बोलते हैं कि यार ये लग गया फिर भी एक किताबी कीड़ा बना हुआ है। तो ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो दोनों सिचुएशन के अंदर कमियां हैं और अच्छाइयां हैं। इनसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये टाइम मैनेज करते थे पढ़ाई के लिए। जी सर, मैं बताना चाहूँगा जो मेरी 6 या 7 घंटे की जो टीचर की ड्यूटी थी, वो टीचर की ड्यूटी मैं अपनी पूर्ण करता था। उसके बाद जो भी टाइम मिलता था, क्योंकि 24 घंटे होते हैं, 6 से 7 घंटे निकाल दो तो भी आपके पास पर्याप्त समय मिलता है। 15, 16, 17 घंटे बचते हैं, तो उनमें से आप यदि टाइम निकालना चाहो तो पढ़ाई के लिए आप उचित टाइम निकाल सकते हो। लेकिन मैं ये जो बेरोज़गार युवा हैं जो नौकरी की तलाश में, उनको ये बोलना चाहूँगा कि आपके पास 24 आवर्स हैं। आप इन 24 आवर्स का मैक्सिमम सदुपयोग करें, 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करें, कम से कम अब 2 महीने तक, और आपका सिलेक्शन श्योर होगा। आप कभी ये मन नहीं सोचें कि भाई मेरे से ज़्यादा किसी ने तैयारी कर ली, या इतना बड़ा राजस्थान है, पता नहीं कितने लोग तैयारी कर रहे हैं। आपको एक पोस्ट की ज़रूरत है, तो वो आपसे कोई छीनने वाला नहीं है। ज़रूरी है जुनून और ईमानदारी से मेहनत करने की। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कि ये जो
बता रहे हैं, इन चीज़ों को मैं कितना फोकस के साथ में सुन रहा हूँ। मेरा जो आई कांटेक्ट है कैमरे के साथ में वो भी आज वीक नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। आप सोच रहे होंगे कि सर कहाँ देख रहे हैं। मैं इनकी बातों पे फोकस कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मुझे खुद को इनसे मोटिवेशन मिल रहा है। ये जो बातें बता रहे हैं ना वो सीधी मतलब दिमाग में और दिल में जा रही है कि यार कैसे होता है। आज आप ये देख रहे हो ना वीडियो, आपने देखे होंगे बड़े बड़े स्टूडियो में आपने इंटरव्यू देखे होंगे, बड़ी बड़ी कोचिंगों के आपने इंटरव्यू देखे होंगे। हम धरातल पर है और इसकी वजह यही है। जब मैंने प्रकाश जी से बात की कि सर एक इंटरव्यू लेना चाहते हैं, वैसे मैं बात करूं तो ये मेरे बड़े भाई साहब है, कोई दूर के नहीं है, लेकिन जब मैंने इनसे बात की तो इन्होंने मेरे को एक बात बोली कि इंटरव्यू हम लेंगे लेकिन ओपन ग्राउंड में और अपनी जो धरातल की जगह है उस पर लेंगे, ताकि बच्चों को ये ना हो कि भाई ये तो कोचिंग से प्रमोटेड है या कोचिंग से कोई प्रमोशन होकर आए हैं। तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। हम एक गांव में हैं, एक गांव की छोटी सी स्कूल में बैठे हैं और यहीं से आपको वास्तविक जो जानकारी है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 2 महीने हैं तो 2 महीने में आपको क्या करना है, कैसे पढ़ना है, किस तरह से आपको फोकस करना है और सोशल मीडिया का यूज़ करना है या नहीं करना है। सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो सोशल मीडिया है। एग्ज़ाम के टाइम में भी वो लत नहीं छोड़ी जाती है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं नुकसान होता है। तो अब जो 2 महीने बचे हैं, आप इन 2 महीनों के लिए अपनी तरफ से जो भी आपकी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी है वो बच्चों के साथ में शेयर कर दीजिए, जो कि आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। मैंने इंटरव्यू खूब देखे हैं, आपने भी देखे होंगे, लेकिन जो हम जानना चाहते हैं एक्चुअल में वो हमें नहीं मिल पाता। मैं 2 महीने में इनसे वो मंत्र लेने की कोशिश करूंगा जिससे आपका रैंक नहीं तो कम से कम सिलेक्शन तो हो ही जाए। जी सर, मैं सबसे पहले तो मैं सोशल मीडिया का बताना चाहूँगा कि सोशल मीडिया की मुझे भी परेशानी थी। तो मैंने लास्ट के 2 महीने में क्या किया कि भाई अब आपके पास यदि नेट अवेलेबल है, मोबाइल अवेलेबल है, तो कितना ही खुद पे कंट्रोल करो, 1-2 घंटे तो ख़राब हो ही जाते हैं। तो सर लास्ट में मैंने 2 महीने ये किया कि मैंने मेरा मोबाइल रिचार्ज नहीं करना। तो यदि किसी में ये स्टेमिना, ये विल पावर है कि वो सोशल मीडिया का यूज नहीं करेगा तो नेट रिचार्ज रख लो। और अगर मेरे जैसी समस्या है तो मैं तो ये कहता हूँ कि 2 महीने कम से कम आप वो जो कीपैड वाला फ़ोन है वो लाओ, उसको रखो पास में। जिन आपके साथियों से पढ़ाई के संबंध में बात करनी है उनसे बात करो, अदर बात आपको करनी नहीं है। तो सोशल मीडिया से मैक्सिमम दूर रहो, क्योंकि नेट पे इतना कंटेंट अवेलेबल है, उसमें आदमी उलझ जाता है कि भाई कौन सी चीज़ मुझे छोड़नी है और कौन सी चीज़ पढ़नी है। आपको फोकस करना है अपनी बुक्स पे। बुक्स में जो मटेरियल है ना उसकी होल्ड आपकी जो नेट पे अवेलेबल कंटेंट है वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें आदमी है जो कि कंफ्यूज हो जाता है और आदमी का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि गिर जाता है। तो सोशल मीडिया से मैक्सिमम दूर रहो जितना हो सकते हो। और फिर भी यदि आपके कोई है तो आप कोई व्हाट्सएप ग्रुप या कोई टेलीग्राम ग्रुप है तो वो आपके परिवार के किसी मेंबर के मोबाइल में चला लो, लेकिन कम से कम आपका मोबाइल तो बंद ही रखो 2 महीने, क्योंकि आपके पास पड़े रहेगा। तो यदि हर घंटे में आप यदि 5 मिनट ख़राब करते हो ना, शाम होते होते 1 घंटा निकल जाएगा और उस 1 घंटे में आप समझ लो कि 5 पेज पढ़ लोगे। और रही 2 महीने के बाद रणनीति, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आप 10 घंटे पढ़ रहे हो दिन में तो कम से कम 6 से 7 घंटे आपको हिंदी पढ़नी है, क्योंकि जो हिंदी पे ज़्यादा मार्क्स लाएगा उसके सिलेक्शन होने में ज़्यादा आसानी रहेगी। और सेकंड पेपर का है तो सेकंड पेपर में जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि जो 3 जो टॉपिक्स हैं, 3 जो सब्जेक्ट हैं, करंट, राजस्थान और आपके पॉलिटिकल साइंस, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो अपना जो 2 महीने में जो फोकस है इन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा रहना चाहिए। बाकी सब्जेक्ट हैं जो हिस्ट्री है, आपके ज्योग्राफी है, उन पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है, लेकिन ज़्यादा ध्यान इन 3 जो टॉपिक हैं, सब्जेक्ट हैं, आपके करंट हैं और आपके राजस्थान और पॉलिटिकल साइंस, इन पे फोकस करने की ज़रूरत है। और एक मैं आपको बताना चाहूँगा सभी विद्यार्थियों को कि आप करंट है जो है वो कम से कम आपका कम से कम 1 साल का तैयार होना चाहिए। अब कई बच्चे हैं जो कि भाई 4 महीने का 6 महीने का करंट करके तैयार हो जाते हैं। आपको एक अच्छी बात बताऊं कि हमारे जो SI का पेपर था उसमें लगभग 28 से 29 क्वेश्चन करंट के थे, उसमें से मेरा एक ही गलत हुआ था, तो उसका मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला था। तो आपको भी ये है कि भाई करंट पे फोकस करना है मैक्सिमम, और 1 साल का करंट आप सबका तैयार होना चाहिए। ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि कम से कम 1 साल का करंट आपका तैयार होना ही चाहिए। बाकी जो सब्जेक्ट हैं वो थोड़े थोड़े करते रहना है सब।